Another day, another episode. Hi, I'm Ritika and welcome to the drafting series. आज हम करेंगे 5 different type of notices and this is very important topic for exam. जो एग्जाम में for 5 marks और 4 marks ये आ सकते हैं. तो सबसे पहली नोटिस है लीगल नोटिस बाय वेंडर फॉर पेमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. काइंड ऑफ फॉर्मेट याद रखना है और अंदर की स्टोरी लाइन तुम तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो. अगेन राइट हैंड साइड वी विल राइट डेटेड डैश, then in left hand side we will start writing reference number and subject legal notice to dash, then salutation dear sir dear ma'am. फॉर्मेट लेटर जैसा ही है, उसके जैसे स्टार्ट का ये फॉर्मेट याद रखना है. उसके बाद हम पूरी एक स्टोरी लाइन बताएंगे. Pursuant to the instructions from and on behalf of my client dash resident dash son of dash I do hereby give you following notices. ये एक लॉयर क्लाइंट के बिहाफ पे थर्ड पर्सन को नोटिस दे रहा है जो पेमेंट नहीं दे रहा है रिगार्डिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. Notices are very important for exams, so watch this video with full concentration. How is the format going? A lawyer is giving this notice on behalf of his client to another party who is not giving payment for any immovable property. First point, what we will write that my client had entered into a sale agreement dated dash on the day of dash. Second point, we will mention कि क्या property थी and क्या consideration था. That the immovable property was situated at a dash for a consideration of rupees dash. Third point, that my client is ready with the possession of said property and you have not paid any payment आफ्टर अर्नेस्ट मनी. यानी इसने एडवांस दे दिया था, उसके बाद का पेमेंट दे ही नहीं रहा है और वेंडर वो प्रॉपर्टी लेके बैठा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. फिर हम आगे लिखेंगे दैट माय क्लाइंट इज स्टिल विलिंग टू एग्जीक्यूट द सेल अग्रीमेंट. हाउएवर पोजीशन शैल बी ट्रांसफर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट. तुम पैसा लो और फिर प्रॉपर्टी लेके जाओ. Then next point we will write I hereby call you upon to have a deed of covenant completed by payment of consideration of rupees dash within a period of 60 days from the date of the notice, failing which my client shall be entitled to resign this agreement and forfeit the earnest money of dash paid by you. This legal notice act as a warning कि तुम ये legal notice पे ध्यान दो वरना तुम्हारे पैसे तो जाएंगे, agreement भी cancel हो जाएगा and my client will keep the property to himself. Lastly हम क्या लिखते हैं? Consider this as a final notice and no other notice shall be served by my client. इतना सा है, तुम्हें स्टोरी लाइन एक्सप्लेन करनी है, ऊपर का फॉर्मेट देखना है, लास्ट में बोलना है ये फाइनल नोटिस है, फिर एडवोकेट की साइन और पार्टी की साइन, मिस्टर ए की साइन. This is your first notice for the day. Second notice that we are going to write is regarding trespasser. Trespasser यानी exactly क्या concept है यहाँ कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को प्रॉपर्टी दी थी on rent and the tenant, the guy who was living there on rent, अब उसको निकाल रहे हैं कि you have done enough, अभी notice period दो and खत्म करो, like we don't want to continue this agreement further. So हम लीगल नोटिस देते हैं ejectment of trespasser. ejectment यानी निकालो, trespasser यानी जो घर के अंदर घुस के बैठा है. सेम वही फॉर्मेट डेटेड डैश रेफरेंस नंबर डैश सब्जेक्ट लीगल नोटिस. सब्जेक्ट में कुछ और नहीं लिखना, सिर्फ लीगल नोटिस टू डैश डियर सर डियर मैम अंडर द इंस्ट्रक्शंस माय क्लाइंट डैश सन ऑफ डैश रेसिडेंट ऑफ डैश हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज माय क्लाइंट. सिर्फ इतनी पॉइंट एक्सटेंड हो रही है. आई सर्व यू द फॉलोइंग नोटिस. अभी हम वापस एक्सप्लेन करेंगे कि आप यहाँ आके रहे थे, मैंने आपको टेनेंट पे रखा था, हमारी प्रॉपर्टी इतने की थी, इतना रेंट फिक्स था, अभी हम चाहते हैं कि आप छोड़ के जाओ और लास्ट में यही कि हम बोल रहे हैं कि जाओ, अब ये फाइनल नोटिस है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मैं कैसे लिखते हैं आई टेल यू इन इंग्लिश अगेन. फर्स्ट पॉइंट दैट माई हाउस इज सिचुएटेड एट डैश इन द सिटी ऑफ डैश ओन्ड बाय माई क्लाइंट. इस अग्रीमेंट में माई क्लाइंट योर क्लाइंट माई क्लाइंट योर क्लाइंट ये खेलते रहना, ठीक है. आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे दैट यू अप्रोच माई क्लाइंट एंड रिक्वेस्टेड माई क्लाइंट गिव दिस प्रॉपर्टी ऑन लीज टू यू. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे माई क्लाइंट इज इंडक्टेड टू यू एज अ टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड प्रॉपर्टी. आगे लिखेंगे अग्रीड मंथली रेंट वॉज डैश रुपीज पर मंथ. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट आई हियरबाय गिव यू दिस नोटिस दैट द टेनेंसी शैल स्टैंड टर्मिनेटेड कि अब टेनेंट का और हमारा संबंध नहीं है, हम अब छोड़ के जाना, हम चाहते हैं कि आप ये वेकेंट करो. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेंट द पोजीशन ऑफ द सेड प्रॉपर्टी ऑन टू माई क्लाइंट द डेट एज स्टेटेड अबव. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑफ योर फेलियर टू क्विट द प्रीमाइसेस एज डीम्ड यू विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेसपासर एंड इजेक्टेड इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. ये इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है बट इसका क्या मतलब है कि तुमको हम धक्के मार के निकाल देंगे. याद रखो, कंसेप्ट समझो, एग्जाम में थोड़े हेवी शब्द लिख के आओ, दैट्स इट. आगे कैसे लिख रहे हैं यू विल हैव टू पे डैमेजेस ऑफ रुपीज डैश पर डैश अंटिल यू आर इविक्टेड. समझो जैसे बिग बॉस के घर में से किसी को एक इंसान को निकाल देते हैं ना, यहाँ भी हम उसको निकाल देंगे, एविक्ट कर देंगे. लास्टली राइट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली एडवोकेट डैश और मिस्टर ए डैश. ये तुम्हारी सेकेंड नोटिस फॉर द डे.
नोटिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। थर्ड नोटिस, इसका पहले कंसेप्ट समझो। अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी या जो भी नया लॉ आया है उसके हिसाब से, आई हैव स्टडीड इन प्रीवियस लॉ, हम एक पब्लिक ऑफिसर के ऊपर नोटिस देते हैं कि आप आपके ऑफिस में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो। वी कैन डू दिस। कैसे लिखेंगे? डेटेड डैश टू डैश के नीचे, टू डैश के नीचे पब्लिक ऑफिसर, ऐसे सिर्फ वर्ड लिखेंगे। फिर हम इसमें ऐसे सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखते हैं, हम सीधा लिखते हैं नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी, जो भी नया सेक्शन है वो कोट कर देना। डियर सर, इसमें भी कौन नोटिस भेज रहा है? एडवोकेट भेज रहा है क्लाइंट के बिहाफ पे एक पब्लिक ऑफिसर को कि आपने आपका काम सही तरीके से नहीं किया है। अगेन आई विल से इन इंग्लिश, दिस नोटिस इज सेंड बाय एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट to a public officer that you have not done your job correctly. How we will write? Please take notice that my client dash son of dash resident of dash intends to file a suit against Mr. Dash. हम इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर को पकड़ रहे हैं। Mr. Dash, an income tax officer or commissioner of income tax department Pune in the court with appropriate jurisdiction following cause of action and relief. समझ रहे हैं? इसके इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर एक हम सूट फाइल करने जा रहे हैं। कर सकता है एक नॉर्मल इंसान एडवोकेट के पास जाके। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉज ऑफ एक्शन। कोई भी सूट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉज ऑफ एक्शन, कि क्यों ये हम सूट फाइल कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, शो कॉज नोटिस वाज नॉट सर्व टू माय क्लाइंट बिफोर इम्पोजिंग सच हेवी पेनल्टी ऑफ रुपीज डैश। कंसेप्ट क्या था यहाँ कि इस पर्सन पे, जो क्लाइंट है लॉयर का, उसके ऊपर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने, जिसका नाम लिखा है, उसने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी थी और शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया था। इसीलिए ये इंसान इसके लॉयर के थ्रू इसके ऊपर केस फाइल कर रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी थी हमारे क्लाइंट को। देन हम लिखेंगे रिलीफ। हमने प्रॉब्लम बता दी, अब हमको चाहिए क्या, हमें वो भी लिखना है। वी हैव स्टेटेड द प्रॉब्लम, नाउ वी हैव टू आल्सो स्टेट द रिलीफ दैट वी आस्क फॉर। First, to waive off the penalty imposed on my client. Second, to allow my client to give justifies explanation for non-compliances under Income Tax Act. मेरे को बोलने भी दो और मेरी पेनल्टी भी हटा दो। ये दो चीजें हमने मांगी। एंड लास्टली, yours faithfully advocate. ये तुम्हारी थर्ड नोटिस है। फिर एक नोटिस आती है डिमांड नोटिस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पर उस लेटर ऑफ क्रेडिट में हमको एक डिमांड नोटिस हमें बैंक को देनी पड़ती है पैसे लेने के लिए। डेटेड डैश टू डैश बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट है इसलिए बैंक आ रहा है। सब्जेक्ट इरेवोकेबल रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट नंबर डैश इशूड इन फेवर ऑफ डैश। ये जो इरेवोकेबल है जो भी लिखा है ना, ये टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट है। सर एंड मैडम डैश, वी रेफर द अबव मेंशन्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड स्टेट एज फॉलोज। First, we certify that sum of rupees is due against invoice number dash. We therefore demand the payment of rupees dash as the payment provided in letter of credit. Letter of credit में कैसा होता है, हमको बैंक को बोलना होता है कि आप पैसे दे दो। Second point में हम क्या लिख रहे हैं? All the documents provided in the letter of credit are enclosed herewith. तुम्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, अभी सिर्फ हमको पैसे दे दो। ये हम बैंक को बोलते हैं, कन्फर्मिंग बैंक को मोस्टली। और फिर लास्ट में हम लिखते हैं कि हमारे इस बैंक में ये नंबर है, ये जो भी डिटेल्स है, IFSC कोड है, यहाँ पे हमको ये पैसे जमा करा दो। लास्टली लेफ्ट हैंड साइड पे योर्स फेथफुली फॉर डैश बेनिफिशियरी डैश बैंक। ये तुम्हारी है फोर्थ टाइप ऑफ नोटिस। अब लास्ट टाइप ऑफ नोटिस है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस थोड़ा फॉर्मेट है, समझो थोड़ी बड़ी है, अभी तक की सबसे थोड़ी सी बड़ी नोटिस है। शो कॉज नोटिस का ये मतलब समझो कि तुम्हारे घर पे ये चीज आती है कि भाई तुमने ये वॉयलेशन किया है, अभी तुमको ये चीज करनी पड़ेगी या विजिट करना पड़ेगा, जो भी कोर्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड पॉइंट होगा ये तुमको लिख के आता है। शो कॉज नोटिस कैसे लिखते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डैश, नंबर, फिर टू सर्च डैश एड्रेस डैश, सब्जेक्ट वॉयलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ डैश। मतलब समझो, फिर फॉर्मेट समझो, एक और बार सुनो, यही तरीके से इसको याद करना। हमारे घर पे या किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर, पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल टू, उसके ऊपर जब कोई नोटिस आती है फ्रॉम गवर्नमेंट, वो कैसे लिखते हैं वो हम सीख रहे हैं। अभी इस केस में हम कंपनी को भेज रहे हैं, ठीक है। सर, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी डैश डे ऑफ डैश बाय द अंडरसाइंड, मतलब जिस पर्सन गया था उसके बारे में भी लिखा है, वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वाज ऑब्जर्व। द डिटेल्स ऑफ वायलेशन आर एज फॉलोज। अभी हम एक कंपनी को बोल रहे हैं कि भाई तुमने ये वायलेशन की है, अभी तुम इसके ऊपर करो कुछ तो। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं? वायलेशन नंबर 1 2 3 डैश करके आ जाओ, छोटे छोटे पॉइंट लिख के आ जाओ। आगे कैसे लिखेंगे? इन दिस कनेक्शन इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट द अबव वायलेशन इज पनिशेबल अंडर कंपनीज एक्ट 2013. You are therefore required to show cause within a period of 30 days from the date of issue of this notice for the said violation. Please note that no further notice will be given in this regard. Yours truly, name and designation.
कंसेप्ट समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया, एक बार वापस सुनना, नॉट फॉर माई व्यू बट तुमको एक और बार सुनने से बहुत क्लैरिटी मिलेगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी 5 नोटिसेस. शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना पड़ता है कि तुम क्यों हमारे ऊपर ये वॉयलेशंस नहीं लगाओ. वो एक आगे की प्रोसीजर होती है. दैट आई डिस्कस व्हेन आई डू रिटर्न स्टेटमेंट एंड बाकी सारे पॉइंट्स. Thank you so much for watching this video again. Keep hustling and keep praying. I'm very close to 1000 subscribers, so make sure to like, share and subscribe. Thank you.